अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं उन तमाम लोगों को शुक्रिया कहना चाहूँगा जिन लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, लाइक किया, शेयर किया और सब्सक्राइब किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और आज की इस क्लास में हम जो है केमिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जो है केमिकल कॉम्बिनेशंस। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मिस मत कीजिएगा वीडियो। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। इनके केमिकल कॉम्बिनेशंस जो होता है उसके कुछ लॉज हैं, वो हम वन बाय वन एक एक करके पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव है और इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और उन लोगों को लाजमी शेयर कीजिएगा, उन स्टूडेंट्स को लाजमी शेयर कीजिएगा कि जो 9 क्लास में अभी स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। तो चलते हैं, हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। नंबर 1 है हमारा जो लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन का, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें जो है हम पढ़ेंगे क्या कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस के दौरान, कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसके दौरान जो जितना मास जो है रिएक्टेंट्स का होता है, उतना ही मास फिर वो प्रोडक्ट में जाके कन्वर्ट होता है। यानी कि ना कोई मास ऐड होता है, ना कोई मास डिलीट होता है। तो इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे। तो ये जो आइडिया था, ये किसने दिया? फ्रेंच केमिस्ट थे लेवोजियर। The French chemist Lavoisier 1785 tried to learn about chemical changes by weighing the quantities of substances used in the chemical reactions। फ्रेंच केमिस्ट थे जिनका नाम क्या है? लेवोजियर। 1785 में इन्होंने जानने की कोशिश की किस बारे में? कीमियाई तब्दीली के बारे में। किसके ज़रिए? सब्सटेंस की जो क्वांटिटीज़ है उसका वेट करने के ज़रिए, जो कि इस्तेमाल हो रही है केमिकल रिएक्शंस में। फाइनली क्या हुआ कि ही समराइज्ड हिज फाइंडिंग्स बाय फॉर्मुलेटिंग अ लॉ। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए, जो वर्क किया, उसको उन्होंने समराइज़ किया। किसके ज़रिए? एक लॉ के ज़रिए उन्होंने उसको समराइज़ किया, विच इज़ नॉन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। यानी कि मास जो है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है केमिकल रिएक्शंस के दौरान, और ना ही क्रिएटेड किया जा सकता है। तो चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। इट स्टेट्स दैट मास इज नाइदर क्रिएटेड। ये मास जो है ना तो क्रिएट किया जा सकता है, नॉट डिस्ट्रॉयड, ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के दौरान। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाजों में हम इसको इस तरह कह सकते हैं, इन एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में द इनिशियल वेट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, यानी कि प्रोडक्ट बनने से पहले जो सब्सटेंस आपस में मिल रहे होते हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि
इब्तदाई जो वेट है रिएक्टेंट सब्सटेंस का वो इक्वल टू द फाइनल वेट ऑफ द प्रोडक्ट्स, यानी कि वो प्रोडक्ट का जो वेट होता है फाइनली उसके बराबर होता है। यानी कि ना मास जो है कम हुआ ना ज़्यादा हुआ। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो मास क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जितना मास रिएक्टेंट में होगा उतना ही मास जो है वो प्रोडक्ट में जाके हम हासिल करेंगे। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है, जनरल एग्जांपल है, ए एक रिएक्टेंट है और बी एक रिएक्टेंट है। तो इन दोनों का जो सम करके मास होगा वही जो है प्रोडक्ट का मास होगा। तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का टॉपिक। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये लॉ क्या है इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं हम। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं सदी के आखिर में केमिस्ट शोड दैट a given compound has a definite constant composition। केमिस्ट जो थे उन्होंने क्या देखा कि कोई भी कंपाउंड जो है वो उसका एक डेफिनेट कांस्टेंट कंपोजिशन होती है। अब इसको हम आगे चल के मज़ीद पढ़ते हैं कि ये क्या बात कर रहा है। फ्रेंच केमिस्ट लुईस प्रोस्ट, ये भी फ्रेंच केमिस्ट थे, लुईस प्रोस्ट, इन 1799 इन्होंने 1799 में समराइज किया दिस रिजल्ट। इस रिजल्ट को इन्होंने समराइज यानी कि बहुत सारा वर्क किया, फिर उसको आखिर में लाके एक समराइज कर दिया इन द फॉर्म ऑफ द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। उसको क्या नाम दिया उन्होंने? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का, विच इज़ आल्सो नॉन एज कांस्टेंट कंपोजिशन, जो कि कांस्टेंट कंपोजिशन के नाम से भी जाना जाता है। विच स्टेट्स, अब क्या है ये लॉ देखते हैं, डेट डिफरेंट सैंपल्स, मुख्तलिफ सैंपल्स जो हैं ऑफ द सेम कंपाउंड, एक ही कंपाउंड के, ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स। मुख्तलिफ सैंपल ले लें हम एक ही कंपाउंड के, ऑलवेज उनके अंदर क्या होंगे, एलिमेंट वही होंगे जो कंबाइन हुए होंगे एक दूसरे के साथ, इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास, यानी कि मास का जो प्रोपोर्शन है वो उन सब के अंदर सेम ही होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है, जनरल H2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन का मास 2 है, ऑक्सीजन का 16 है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका रेशो क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16। तो ये 1:8 के रेशो से मास इसका आएगा। चाहे आप वाटर का कोई भी सैंपल लें, मिसाल के तौर पे वाटर रेन का हो, बारिश का हो, समंदर का हो, पानी कहीं से भी आए, कहीं से भी आप पानी ले लें, उसका जो मास का रेशियो है वो सेम ही होगा और उसके अंदर एलिमेंट भी सेम होंगे। तो ये था हमारा सेकंड सब टॉपिक जो हमने पढ़ा, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, जिसमें हमने ये पढ़ा कि कोई भी सब्सटेंस उसके हम मुख्तलिफ सैंपल अगर ले लें कहीं और से तो उसके अंदर एलिमेंट वही होंगे और उनका जो मास का जो रेशो है, प्रोपोर्शन है, वो जो है क्या होगा, सेम होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये जो हमारा टॉपिक है ये है लॉ ऑफ
मल्टीपल प्रोपोर्शंस। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या कहता है ये। द सेम एलिमेंट, एक जैसे एलिमेंट, कैन कंबाइन मोर देन वन रेशो, एक से ज़्यादा रेशो में कंबाइन कर सकते हैं, टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स, और बना सकते हैं मुख्तलिफ कंपाउंड। पब्लिश्ड बाय जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन ने बताया हमें ये। जॉन डाल्टन का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसने एटॉमिक थ्योरी दी है। इन 1803 में, इन द फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की शक्ल में इन्होंने हमें ये बताया कि इट स्टेट्स दैट इफ़ टू एलिमेंट्स, अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं टू फॉर्म, और बनाते हैं मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज़्यादा कंपाउंड, अगर दो एलिमेंट मिलते हैं और बनाते हैं एक से ज़्यादा कंपाउंड, तो क्या होगा, द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट का जो मास है जो कि कंबाइन कर रहा है विद अ फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास से, आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, या तो वो होल नंबर में होंगे 1 2 3 4 5, और सिंपल मल्टीपल रेशियो, ठीक है, या तो वो होल नंबर में होंगे यानी कि पॉइंट में कोई वैल्यू नहीं आएगी, सिंपल होल नंबर 1 2 3 4 5 में होंगे, या सिंपल मल्टीपल रेशियो, या जैसे अगर मिसाल के तौर पे पहले वाले का मास अगर 1 है तो दूसरे वाले का क्या होगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सिंपल मल्टीपल रेशियो 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये दो एलिमेंट हैं, एक है x और दूसरा है y। फर्ज कर लिया कि भाई x का जो मास है वो फिक्स मास है और y का जो मास है वो डिफरेंट है। अब एरो की तरफ देखें जो डाउनवर्ड आ रहे हैं, x का जो मास है वो फिक्स मास ही है, y का क्या, y का मास क्या है, a1। हमने फर्ज कर लिया y का मास क्या है, a1, क्योंकि ये मास डिफरेंट है। और नेक्स्ट एरो की तरफ देखेंगे तो x का मास x ही है, y का मास क्या है, a2 है। तो इन दोनों मास का जब हम रेशो लेंगे या डिवाइड करेंगे तो उनका जो रेशो आएगा वो सिंपल रेशो आएगा, सिंपल मल्टीपल रेशो आएगा, ठीक है। यानी कि अगर a1 का मास जो है फर्ज कर लो 1 है तो उसका जो है 2 होगा, 2 है तो 3 होगा, यानी कि मल्टीपल रेशो ये है। और होल नंबर क्या है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, यानी कि पॉइंट में कोई वैल्यू नहीं आएगी। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इस क्लास का, जो बहुत ही अहम टॉपिक है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अच्छा, ये लॉ क्या है, दिस लॉ वाज गिवन बाय रिचर इन 1792 टू 94। किसने दिया, रिचर ने दिया इस दौरान। इट स्टेट्स दैट, क्या है ये, व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स, जब दो मुख्तलिफ एलिमेंट की बात हो रही है, सेपरेटली कंबाइन, अलग अलग क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं विद द फिक्स मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट, दो एलिमेंट हैं डिफरेंट, अलग अलग वो कंबाइन कर रहे हैं किसी तीसरे एलिमेंट से जिसका मास क्या है, फिक्स है।
तो क्या होगा, द प्रोपोर्शंस इन विच दे कंबाइन, वो जो प्रोपोर्शन होगा जिसके ज़रिए वो मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ, शेल बी आइथर इन द सेम रेशो, या तो रेशो उन दोनों का सेम होगा, और सम मल्टीपल ऑफ इट, या इसके मल्टीपल में होगा। अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगी बात आपको क्लियर हो जाएगी बात। व्हेन टू एलिमेंट्स, मिसाल के तौर पे टू एलिमेंट्स हैं, कार्बन है एंड ऑक्सीजन है, सेपरेटली अलग अलग ये कंबाइन कर रहे हैं किसके साथ, विद एच, यानी कि हाइड्रोजन के साथ, टू फॉर्म मीथेन, CH4 बनाया, एंड वाटर H2O रिस्पेक्टिवली। यानी कि जब कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया तो मीथेन गैस बनाई। मीथेन गैस जो अक्सर हम लोग जो अपने स्टोव में इस्तेमाल करते हैं, जिससे खाना वगैरह पकता है हमारा, तो वो मीथेन गैस ही होती है, जिसका फार्मूला है CH4 एंड वाटर H2O रिस्पेक्टिवली। और जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिला तो उसने वाटर बनाया। ये तो सबको ही पता है कि वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2 होता है। इट इज़ वेरी क्लियर, ये वाजे है कि इन मीथेन, मीथेन के अंदर क्या होता है, 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, अब कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन की यहाँ पे क्या है, 4 है, 4 है मास इसका। तो 4 वन ज़ा 4, 4 थ्री ज़ा 12, यानी कि हाइड्रोजन का मास 4 से डिवाइड हो गया, 1 आ गया, और कार्बन का जो है वो 4 थ्री ज़ा 12। तो इसके अंदर क्या हो गया कि मीथेन के अंदर हाइड्रोजन और कार्बन का जो रेशियो है 3:1 है वो। अभी यहाँ तक बात समझ लें। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। एंड वाटर H2O, इसमें क्या है, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद द सेम फिक्स मास, यानी कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1:8। ऑक्सीजन का मास होता है 16, और हाइड्रोजन का होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या है, 2 है। तो 2 वन ज़ा 2, और 2 8 ज़ा 16, यानी कि यहाँ पे जो रेशो आ रहा है वो 1:8 का रेशो आ रहा है। अच्छा, नाउ अब याद रखिएगा कि जब कार्बन हाइड्रोजन से मिला तो उस वक्त रेशो क्या आया, हाइड्रोजन का 1 आया, और जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिला तो उस वक्त उसका क्या रेशो आया, 1 रेशो आया। अच्छा, अब क्या है, जब अब इन दोनों की बात हो रही है। नाउ व्हेन कार्बन कंबाइन विद ऑक्सीजन, अब क्या है कि जब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों एक साथ मिल रहे हैं तो फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। दे डू सो इन द सेम प्रोपोर्शन, यानी कि इनका भी वही प्रोपोर्शन होगा जब ये अलग अलग हाइड्रोजन के साथ मिले थे, वही प्रोपोर्शन होगा जो अभी है। मिसाल के तौर पर कार्बन 12 है मास, और ऑक्सीजन का क्या है यहाँ पे 32 है, O2। तो 4 थ्री ज़ा 12 डिवाइड करेंगे हम, 4 थ्री ज़ा 12 एंड 4 8 ज़ा 32, 32 4 से डिवाइड हो गया, 8 आ गया, और 12 जो है 3 से डिवाइड हो गया।
सॉरी 4 से डिवाइड हुआ तो 3 आया। पार्ट्स बाय मास। अब आप देख सकते हैं कि जब कार्बन हाइड्रोजन से मिला था उस वक्त इसका रेशो क्या था, जब उसने मीथेन बनाई थी तो 3 था। और जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिली थी तो उसका रेशो क्या था, 8 था। यानी कि 3:8 का रेशो था। अब जब यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिल रहे हैं तो उस वक्त भी उनका रेशो वही है जो जब वो सेपरेटली एक एलिमेंट से मिले थे। तो यहाँ पे यही बात कह रहा है कि जब दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करते हैं अलग अलग फिक्स मास के किसी एलिमेंट से, थर्ड एलिमेंट से, तो उनका प्रोपोर्शन जो है जिसमें वो कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, या तो वही होगा या फिर सिंपल मल्टीपल होगा इसका। तो गाइस ये था मेरा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और इस दौरान अगर मुझसे कोई पॉइंट मिस हुआ है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में जाकर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। वैसे तो मैंने कोशिश की है कि कोई पॉइंट मिस ना हो, फिर भी अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अच्छा, हमारा जो अगला टॉपिक होगा उसमें भी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, लेकिन बहुत अहम डेफिनेशंस हैं। लेक्चर को मिस नहीं कीजिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर कोई पॉइंट मिस हो जाए तो वो पूछ सकते हैं आप मुझसे। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस।